press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. हेलो दोस्तों, वेलकम यू ऑल ऑन माय चैनल इजी साइंस। दोस्तों, आपको इस चैनल पे क्लास 12 फिजिक्स के सारे इंपॉर्टेंट डेरिवेशन प्लस डिवाइसेस और मैथ्स एंड केमिस्ट्री के कुछ कॉन्सेप्ट जो बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है वो सब मिलेंगे। तो सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स और गॉस थ्योरम के बारे में। तो स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स से। तो डेफिनेशन की बात करें तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू यूनिट एरिया नॉर्मली। सबसे पहले समझते हैं कि मतलब इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है क्या एक्चुअली में। अगर एग्जांपल के थ्रू समझाऊं तो जैसे कि एक केस लेते हैं मैग्नेट का। जैसे मान लो ये कोई मैग्नेट है, आपको पता होगा इसमें दो पोल होते हैं, एक नॉर्थ पोल एक साउथ पोल। नॉर्थ से इलेक्ट्रिक मतलब मैग्नेटिक फील्ड निकलती है, साउथ में जाके एंड होती है इस तरीके से। सिमिलरली इधर से तो अगर हम इसके पास कोई मैग्नेट लेके आए, जैसे मान लो एक दूसरा मैग्नेट लेके आए, अगर इसने इसको अट्रैक्ट किया मतलब ये साउथ है तो ये नॉर्थ होगा, तभी जाके ये दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। अगर ये साउथ है और ये भी साउथ हुआ तो ये दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट नहीं करेंगे। तो मतलब किसी भी मैग्नेट के आसपास एक लाइंस होती हैं इस तरीके से जो हमें दिखती नहीं है, लेकिन इसका इफेक्ट हमें दिखता है। ये अट्रैक्शन रिपल्सन इसी का इफेक्ट है, लेकिन ये लाइन हमें दिखता नहीं है। सिमिलरली अगर चार्ज की बात करें तो जैसे मान लो कोई प्लस क्यू चार्ज है, तो इस चार्ज में से भी कुछ फील्ड लाइंस बाहर निकलती हैं। इस लाइन को आप इससे कंपेयर कर सकते हो, बस ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन है और ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है। तो अगर चार्ज पॉजिटिव हुआ तो फील्ड लाइन मतलब चार्ज से अवे मतलब चार्ज के बाहर निकलेंगी। अगर नेगेटिव चार्ज हुआ तो चार्ज के टुवर्ड्स मतलब चार्ज के अंदर जाएंगी। ये लाइन्स हमें दिखती नहीं है लेकिन इनका इफेक्ट हमें दिखता है। जैसे मान लो कि एक पॉजिटिव प्लेट और एक नेगेटिव प्लेट को हम पास लेके आए। अगर एक पॉजिटिव है दूसरा नेगेटिव है तो ये दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। क्योंकि इससे फील्ड लाइन बाहर निकलेगी और इससे फील्ड लाइन अंदर आएगी, इसलिए ये दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। अगर एक पॉजिटिव है और दूसरा भी पॉजिटिव है, इसको हम पास लेके आए तो यहाँ से फील्ड लाइन्स तो निकलेंगी लेकिन यहाँ से भी निकलेंगी, तो ये दोनों एक दूसरे को रिपेल करेंगी। सिमिलरली नेगेटिव के भी केस में यही होगा, फील्ड लाइन इधर यहाँ से इधर एक दूसरे को रिपेल करेंगी। तो ये कॉन्सेप्ट हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का। तो अब इलेक्ट्रिक फ्लक्स देखते हैं, मतलब उसी फील्ड लाइंस को हम फ्लक्स कहते हैं। तो मान लेते हैं कि ये कोई एरिया है। एक बात और, एरिया मतलब एक वेक्टर क्वांटिटी होता है। जैसे मान लो कोई सरफेस है तो इस सरफेस का जो एरिया वेक्टर होगा इस सरफेस के परपेंडिकुलर होगा। मतलब कोई चीज़ अगर ऐसा रखा हो तो इसका जो एरिया वेक्टर होगा वो इस सरफेस के परपेंडिकुलर मतलब इस डायरेक्शन में होगा। और इस पेपर का एरिया वेक्टर मतलब परपेंडिकुलर प्लेन के परपेंडिकुलर मतलब पेपर के परपेंडिकुलर होगा। तो ये मान लेते हैं कोई एरिया मतलब कोई भी विंडो मान लेते हैं, तो इसका एरिया वेक्टर इस विंडो के सरफेस के परपेंडिकुलर मतलब इस डायरेक्शन में होगा। अब मान लो कि यहाँ पे कोई चार्ज रखा हो, पॉजिटिव प्लेट मान लेते हैं अभी के लिए, तो यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन निकलेंगी। मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन निकली और इस विंडो से पास हुई। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स मतलब होता क्या है, फ्लक्स इन यूनिट एरिया इंटू टोटल एरिया। मतलब एक यूनिट एरिया में कितना फ्लक्स है इंटू उस पूरे विंडो का एरिया कितना है। तो मान लेते हैं कि थीटा भी द एंगल बिटवीन ई एंड ए, मतलब एरिया वेक्टर इस सरफेस के परपेंडिकुलर ये रहा, और इलेक्ट्रिक फील्ड ये चार्ज रोड इस तरीके से रखा हुआ तो फील्ड इसके अवे इस तरीके से जाएंगी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच में एंगल थीटा हो गया। तो जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा वो ई कॉस थीटा इंटू ए, मतलब इस इलेक्ट्रिक फ्लक्स का कॉस कंपोनेंट लेना है जो एरिया वेक्टर के अलोंग होगा। इसके दो कंपोनेंट होंगे, एक तो कॉस थीटा एक साइन थीटा, लेकिन आपको साइन थीटा नहीं लेना है क्योंकि वो इधर होगा। तो एरिया वेक्टर के अलोंग जो कंपोनेंट होगा वो कंपोनेंट आपको लेना है। तो यहाँ पे हो जाएगा इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज इक्वल्स टू ई कॉस थीटा इंटू ए, मतलब फ्लक्स पर यूनिट मतलब फ्लक्स यूनिट एरिया में कितना है ई कॉस थीटा जो इसके अलोंग है ए, मतलब इस पूरे विंडो का एरिया। तो जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स हो गया ई ए कॉस थीटा, इसको हम लिख सकते हैं ई डॉट ए। ये एक स्केलर क्वांटिटी होता है इलेक्ट्रिक फ्लक्स, और एसआई यूनिट की बात करें तो न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। इससे एक तरीके से और समझ सकते हो, जैसे मान लो कि ये कोई सरफेस है, यहाँ पे कोई चार्ज प्लेट रखा हुआ है, तो इसकी वजह से फील्ड निकले। इसको थोड़ा बड़ा ले लेते हैं, तो फील्ड मान लो ऐसे जा रहा है ऐसे, तो इसका जो एरिया वेक्टर होगा इसके परपेंडिकुलर मतलब इधर होगा इसके परपेंडिकुलर, और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है जो इस तरीके से है। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन और एरिया वेक्टर के बीच में एंगल
थीटा है। तो आपको जो यहाँ पे लेना है, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया और इसका कॉस कंपोनेंट, मतलब ये वाला कंपोनेंट लेना है, ये परपेंडिकुलर कंपोनेंट नहीं। इसके दो कंपोनेंट करो, एक कॉस थीटा होगा, एक साइन थीटा होगा। आपको साइन नहीं कॉस थीटा लेना है। तो जो थीटा जो एंगल होगा वो एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच का होगा। तो जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है वो ई ए कॉस थीटा। थीटा एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बीच में एंगल कितना है, ई डॉट ए, स्केलर क्वांटिटी बताया था मैंने आपको। अब इसमें दो केस है वो देख लेते हैं। केस वन है जब एरिया वेक्टर परपेंडिकुलर टू इलेक्ट्रिक फील्ड हो। मतलब मान लो ये कोई सरफेस है, इसका एरिया वेक्टर इसके परपेंडिकुलर इधर होगा और ये कोई पॉजिटिव प्लेट ले लिया हमने, तो इसमें से निकलने वाली फील्ड ऑब्वियस सी बात है इस डायरेक्शन में जाएगा। तो यहाँ पे एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में एंगल 90 डिग्री हो गया। और आपको पता है cos 90 जीरो होता है, तो उस केस में इस सरफेस के थ्रू कोई भी फ्लक्स पास नहीं होगा। तो नेट फ्लक्स पास थ्रू दिस सरफेस विल बी जीरो। अब केस टू देखते हैं। जब एरिया वेक्टर इज पैरेलल टू ई, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड भी इधर होगा, ये प्लेट मान लेते हैं, ये सरफेस, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है और एरिया वेक्टर भी इधर है, मतलब इसी डायरेक्शन में। तो इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच में एंगल जीरो हो गया। इस केस में आपको पता है cos 0 1 होता है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स मैक्सिमम होगा, ई ए इस केस में मैक्सिमम होगा। इसके डेफिनेशन को ध्यान रखना। इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू यूनिट एरिया नॉर्मली, मतलब इस सरफेस से नॉर्मली कितना फ्लक्स पास हो रहा है। तो सरफेस के नॉर्मल कंपोनेंट लेना है, जो यहाँ पे हमने cos थीटा लिया हुआ है। एरिया वेक्टर इसका इधर होगा और नॉर्मल कंपोनेंट मतलब ये cos थीटा ये होगा। इसको आप ध्यान रखना। चलिए अब गॉस थ्योरम देखते हैं। गॉस थ्योरम अगर डेफिनेशन की बात करें बहुत ही सिंपल ही है। टोटल अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू अ सरफेस इनक्लोजिंग अ इलेक्ट्रिक चार्ज इज ऑलवेज इक्वल टू 1/ε0 टाइम्स टोटल चार्ज इनक्लोज्ड। फाई इज इक्वल्स टू क्यू टोटल अपॉन ε0। जैसे मान लो कोई चार्ज है +4 -4, यहाँ +3 -2। तो अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरम जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स पास थ्रू दिस सरफेस, मतलब एक हमने एक सरफेस बना दिया इमेजिनरी, इमेजिन मतलब नॉट रियल, एग्जिस्ट नहीं करता ये। तो जो नेट फ्लक्स इस सरफेस के थ्रू पास होगा वो होगा क्यू टोटल, मतलब 4Q प्लस -Q अपॉन ε0 इक्वल्स टू 3Q अपॉन ε0। एक बात आप ध्यान रखना, इसमें चार्ज जो लेना है वही चार्ज लेना है जो टोटल जो सरफेस के अंदर हो। जैसे इस सरफेस के अंदर इतने चार्ज हैं, बाकी चार्ज बाहर कितने भी हो उससे हमें कोई मतलब नहीं है। इसमें बस इनक्लोज्ड सरफेस के अंदर, इसे हम गॉसियन सरफेस कहते हैं जो हम ड्रॉ करते हैं, आगे और समझ में आएगा अच्छे से। इस सरफेस के अंदर जितने चार्ज है वो अपॉन में ε0, ये होता है गॉस थ्योरम। अगर और थोड़ी एग्जांपल देखें तो जैसे मान लो ये कोई चार्ज है, चार्ज प्लेट है मान लो, इस पूरे पे मान लो तुम 10 कॉलम चार्ज है और यहाँ पे भी एक चार्ज प्लेट है जिस पे 5 कॉलम चार्ज है। अगर हमें इस सरफेस के थ्रू इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालना है, ये गॉसियन सरफेस है जो हमने ड्रॉ किया है, तो जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा वो नेट चार्ज मतलब 10 कॉलम अपॉन में ε0 ये होगा। इस चार्ज से हमें कोई मतलब नहीं, क्योंकि सरफेस से बाहर है। तो हमें वही चार्ज लेना है जो सरफेस के अंदर होगा। जैसे यहाँ पे जो चार्ज सरफेस के अंदर है हमने यहाँ पे वही लिया हुआ है। एक बात और, ये लॉ वैलिड ओनली फॉर क्लोज्ड सरफेस, मतलब ये लॉ केवल क्लोज्ड सरफेस के लिए है। जैसे मान लो कोई चार्ज दिया है 3Q, कोई बोला है फ्लक्स निकालो, तो पहले इसके अराउंड एक गॉसियन सरफेस ड्रॉ करो, उसके अंदर कितना चार्ज आ रहा है वो डिवाइड बाई ε0। ओपन सरफेस, मतलब ओपन सरफेस के ये लॉ वैलिड नहीं है, केवल क्लोज सरफेस के लिए। और एक बात और, इंडिपेंडेंट ऑफ गॉसियन सरफेस, मतलब ये सरफेस किसी भी तरीके का हो, कितना भी बड़ा हो, ये फ्लक्स इस सरफेस पर डिपेंड नहीं करता। ये केवल डिपेंड करता है कि अमाउंट ऑफ चार्ज इनक्लोज्ड विद इन सरफेस। सो ये सरफेस आप कितना भी मतलब बड़ा बना दो, छोटा बना दो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जो नेट फ्लक्स होगा वो सम ऑफ टोटल चार्ज इनसाइड द सरफेस अपॉन में ε0 इतना होगा। जैसे अगर एग्जांपल समझे तो जैसे मान लो कि ये कोई स्फेयर है वो चार्ज है, अगर इसके थ्रू में फ्लक्स निकालना है तो इसका अराउंड एक गॉसियन सरफेस ड्रॉ करो, इसमें कितना चार्ज है वो लिखो, चार्ज जैसे मान लो Q है भी, अपॉन में ε0। ये सरफेस ड्रॉ करो, सरफेस के अंदर जितना भी चार्ज हो साइन के साथ रखना। जैसे मान लो कि 4 + 4Q है -3Q है, तो नेट चार्ज जो होगा वो केवल Q होगा, 4Q प्लस -3Q अपॉन में ε0। इतना फ्लक्स इस सरफेस के थ्रू बाहर जाएगा।